सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समुदायों की बात करेंगे। यानी कि आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कोई भी साल नहीं गया है, यानी कि जितने भी ईयर में डीएलएड के पेपर हुए हैं 4th सेमेस्टर के, सब में इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत आसानी से मैं आपको इसको पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही इजी है ये समझने में भी और आसानी से आप समझ जाओगे, आप इसको भूलोगे भी नहीं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वह है विद्यालय ग्राम शिक्षा समिति। दोस्तों, वह समुदाय जो विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसका नाम है ग्राम शिक्षा समिति। तो आप देखिए, ग्राम शिक्षा समिति में सबसे पहले क्या आ रहा है? ग्राम यानी कि गांव, फिर गांव की शिक्षा और गांव की शिक्षा के लिए बनाई गई समिति, तो विलेज एजुकेशन कमेटी। तो इसको आपको बहुत ही आसानी से मैं बताने वाली हूँ दोस्तों, आपको केवल अच्छे से समझना है इसको। जो विद्यालय होता है उसमें छात्र आते हैं, टीचर उनको पढ़ाते हैं, वो बहुत सारी चीजें सीख करके स्कूल से घर जाते हैं। दोस्तों, जब वो घर जाते हैं तो वह जो चीजें टीचर समझाए रहते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ाए रहते हैं, उसका क्या वो करते हैं? उसी का तो अपने दैनिक जीवन में वो प्रयोग करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो शिक्षक बच्चों को बताते हैं और वो जा करके उसे अपने माता पिता, अपने आस पड़ोस के लोगों से भी बताते हैं कि इस तरीके से शिक्षक ने हमें पढ़ाया है। दोस्तों, जो ग्राम शिक्षा समिति होती है इसमें मुख्यतः बच्चों के माता पिता या अभिभावकों से सुझाव लिए जाते हैं, उन्हें इस समिति में शामिल किया जाता है और शामिल करने का एक ही उद्देश्य होता है कि वे भी आएं और वे भी अपनी समस्याओं को बताएं कि क्या-क्या समस्याएं आती हैं, या फिर किस तरीके से हम बच्चों की शिक्षा को और अच्छा कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि किस तरीके से बच्चों को शिक्षा के लिए और अधिक प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस ग्राम शिक्षा समिति में जो ग्राम सबसे पहले आया है, यानी कि गांव, तो गांव में मुखिया कौन होता है? ग्राम प्रधान। तो इस समिति में जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं ग्राम प्रधान। और फिर आती है शिक्षा। तो शिक्षा में स्कूल में सबसे बड़ा कौन होता है? स्कूल में प्रधानाध्यापक या वरिष्ठतम अध्यापक। उस स्कूल में अगर प्रधानाध्यापक है तो प्रधानाध्यापक सचिव हो जाएंगे, और अगर वरिष्ठतम अध्यापक हैं या फिर प्रधानाध्यापक नहीं बल्कि इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं तो उन्हें भी हम सचिव बनाएंगे। यानी कि जो ग्राम शिक्षा समिति होती है इसमें अध्यक्ष होते हैं ग्राम प्रधान और सचिव होते हैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक। दोस्तों, इसके बाद इसमें होते हैं 3 अभिभावक, और इन 3 अभिभावकों में एक महिला का होना अनिवार्य है। एक महिला, यानी कि एक महिला का होना क्या है? अनिवार्य है, बाकी 2 पुरुष। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि ग्राम शिक्षा समिति में कितनी महिलाओं का होना जरूरी है, तो एक महिला का होना जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया है कि बच्चा जब स्कूल में आता है तो वो केवल 5 से 6 घंटे स्कूल में रहता है, बाकी का टाइम वो कहाँ रहता है? अपने घर पर रहता है, अपने माता पिता, अपने दादी बाबा, जो उसके परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं सबके साथ वो रहता है। तो वहां पर भी वो बहुत सारी चीजें सीखता है। तो उसके माता पिता, उसके दादी बाबा, उनको पता होता है कि इस बच्चे की क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, या उन्हें अच्छे से पता होता है कौन सा विषय घर पर ध्यान से पढ़ता है, कौन सा विषय नहीं पढ़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है कि इसमें जो गांव के लोग हैं, यानी कि जो गांव के मुखिया हैं, ग्राम प्रधान हैं, वह भी स्कूल के कार्यों में इंटरेस्ट दिखाएं, वह भी रुचि दिखाएं कि विद्यालय में स्वच्छता हो, विद्यालय में रेगुलर सफाई कर्मियों के माध्यम से स्कूल में सफाई कराई जाए, और इसके अलावा स्कूल में सभी चीजों का प्रबंध है या नहीं, बच्चों के लिए बैठने के लिए फर्नीचर है या नहीं। इसके अलावा स्कूल में सभी बच्चे गांव के प्रवेश ले रहे हैं या नहीं, यानी कि जितने भी बच्चे हैं जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जो स्कूल में नहीं आ रहा है, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक का है। इसके अलावा जो ग्राम शिक्षा समिति है, क्योंकि इसका फोकस किस पर है? शिक्षा पर है। दोस्तों, जो ग्राम शिक्षा समिति होती है यह
प्रौढ़ शिक्षा की भी बात करती है। प्रौढ़ शिक्षा का मतलब ऐसे लोग जो 15 से लेकर के 35 वर्ष तक के हैं और वो कभी विद्यालय नहीं गए हैं। तो जो विद्यालय ग्राम शिक्षा समिति होती है, इसके माध्यम से उन्हें भी हम क्या करते हैं, शिक्षित करने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से जो ग्राम शिक्षा समिति होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है, इसमें मुख्यतः क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति में ग्राम सबसे पहले आता है, यानी कि ग्राम प्रधान अध्यक्ष हो गया। फिर ग्राम शिक्षा समिति में सचिव कौन होता है, तो ग्राम के बाद क्या आ रहा है, शिक्षा आ रहा है ना, तो इसलिए शिक्षा यानी कि प्रधानाध्यापक या स्कूल का वरिष्ठतम अध्यापक, ठीक है। और इसमें इस समिति में सदस्य, इस समिति में अभिभावक कितने होते हैं, 3 होते हैं, और जिसमें से एक महिला अभिभावक का होना अनिवार्य है। तो इसमें टोटल कितने हो गए, 1 ग्राम प्रधान, 1 प्रधानाध्यापक और 3 अभिभावक। तो ये कितने हो गए मिलकर के, टोटल 5 सदस्य, यानी कि 5 सदस्य होते हैं ग्राम शिक्षा समिति में, और यह मिलकर के विद्यालय के लिए योजनाएं तैयार करते हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस समिति का कार्य बेसिक स्कूलों में भवन, उनके उपकरणों में सुधार करने के लिए सुझाव देना, बेसिक स्कूलों का निरीक्षण करना और अध्यापकों द्वारा समय का पालन किए जाने तथा उनकी उपस्थिति के बारे में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट देना है। यानी कि मुख्य रूप से ये जो ग्राम शिक्षा समिति होती है, इनका काम होता है कि जो स्कूल का भवन है उसकी साफ सफाई, उसकी सुरक्षा, उसके उपकरणों में सुधार, यानी कि जो भी चीजें हैं स्कूल में वह अच्छी हैं या नहीं अच्छी हैं, से मतलब है कि जो बच्चों के प्रयोग के लायक हैं या नहीं है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना और स्कूलों का बराबर निरीक्षण करना। जो ग्राम प्रधान है वो भी आकर के स्कूल में देखें कि सभी बच्चे ऐसे से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो स्कूल है इसमें मुख्यतः ये जो समिति होती है, ये प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान और जो 3 अभिभावक होते हैं, इन्हीं को मिला करके यह समिति बनी होती है। तो मुख्यतः ये सभी लोग आपस में मिलजुल करके कार्य करते हैं और स्कूल के लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो इसके बाद देखिए, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ग्राम प्रधान, ऑलरेडी हमने इसकी बात कर ली। इसके बाद सचिव कौन होते हैं, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ प्रधानाध्यापक, या ये कह सकते हैं कि वरिष्ठतम अध्यापक स्कूल के। अगर प्रधानाध्यापक नहीं है तो वरिष्ठतम अध्यापक। इसके बाद अभिभावक, 3 अभिभावक, जिसमें से 1 महिला का होना क्या है, अनिवार्य है, 1 महिला जरूर होनी चाहिए। इसके बाद देखिए सदस्य कुल कितने हो गए, 5। तो 1 अध्यक्ष, 1 सचिव और 3 अभिभावक। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, ये जो ग्राम शिक्षा समिति बनाई गई है, अब इसके उद्देश्यों को भी हम पढ़ लेते हैं कि इसके उद्देश्य क्या-क्या हैं। तो ग्राम शिक्षा समिति का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस समिति का जो प्रमुख उद्देश्य था कि गांव के प्रधान का, जो इस समिति का अध्यक्ष होता है, एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के कारण गांव के शैक्षिक विकास में रुचि लेना तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के एवं स्वयं जनप्रतिनिधियों को अपने रचनात्मक सुझाव भी प्रस्तुत करना। यानी कि जो ग्राम प्रधान होते हैं उन्हें स्कूल में जरूर रुचि लेनी चाहिए। जो जितने भी ग्राम सभा में स्कूल हैं उन सभी की देखभाल, उन सभी स्कूलों में ये अगर चाहे तो पेंटिंग करा सकते हैं, अगर स्कूल में बाउंड्री नहीं है तो बाउंड्री करा सकते हैं। ये सभी ग्राम प्रधान के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अगर स्कूल में टाइल्स नहीं लगे हैं तो टाइल्स लगवा सकते हैं। और ऑपरेशन कायाकल्प जो योजना चल रही है इसके अंतर्गत ग्राम प्रधान चाहे तो स्कूल में जो भी कमी है, स्कूल में बाउंड्री में भी वो अगर चाहे तो ईंटें बिछवा सकते हैं, बाउंड्री में घास लगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर नलकूप की सही व्यवस्था नहीं है तो उसकी भी व्यवस्था वो कर सकते हैं। अगर स्कूल में शौचालयों की कमी है तो ग्राम प्रधान शौचालय बनवा सकते हैं। तो जो ग्राम प्रधान होते हैं, अगर देखा जाए तो यह अगर चाहे तो किसी भी स्कूल की कायाकल्प कर सकते हैं। इसीलिए जो कायाकल्प योजना चल रही है, जिन गांवों में जो प्रधान है वो सक्रिय हैं, उन गांवों के जो प्राथमिक विद्यालय हैं आज उनकी सूरत बहुत बहुत बदली हुई है। क्योंकि दोस्तों मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि जहां पर भी प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधानों ने मिल करके स्कूल की कायाकल्प योजना के तहत कार्य करके पूरी
काया ही पलट दी। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर प्रधानाध्यापक और प्रधान के द्वारा यानी कि दोनों लोग के सामंजस्य के द्वारा स्कूल में बहुत सारे विकास कार्य करवाए गए हैं, निर्माण कार्य करवाए गए हैं और स्कूलों की बिल्कुल सूरत ही बदल दी गई है। तो दोस्तों इसलिए जो प्रधान होते हैं गाँव के, अगर वह स्कूल की शिक्षा में रुचि ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से स्कूल का कायाकल्प होना ही होना है। तो जो ग्राम शिक्षा समिति है, इसका यही उद्देश्य होता है कि स्कूल की जो भी कमियां हैं या स्कूल में जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाए और स्कूल को स्कूल का जो माहौल है या ये कहें कि स्कूल का वातावरण बहुत ही अच्छा बनाया जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी प्रकार समिति में 3 अभिभावकों के प्रतिनिधि होते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 3 अभिभावक भी होते हैं गांव के, यानी कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हीं बच्चों के माता पिता होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए उन्हें भी समिति में रखने के पीछे संकल्पना यही है कि अभिभावक होने के नाते वे उस क्षेत्र के शैक्षिक विकास में विशेष रुचि रखते हैं, क्योंकि आपका बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ रहा है आप भी ये चाहेंगे कि हमारा बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ रहा है उस विद्यालय में उसे अच्छी शिक्षा मिल रही हो, उस विद्यालय में उसे सभी प्रकार की सुविधाएं यानी कि साफ सुथरा पानी मिल रहा हो और खेलने के लिए मैदान हो स्कूल में और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो इसलिए जो अभिभावक हैं वे निश्चित रूप से इसमें रुचि दिखाएंगे कि जो हमारे बच्चे का विद्यालय है वह सुंदर दिखे, अच्छा दिखे और उस स्कूल में बेहतर पढ़ाई हो, बेहतर शिक्षा मिले उनको। तो इसलिए जो ग्राम शिक्षा समिति होती है, इसका पूरा फोकस बच्चों की शिक्षा, स्कूल के भवन, स्कूल के जितने भी उपकरण हैं उनके रख-रखाव, उनकी सुरक्षा पर होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो ग्राम शिक्षा समिति है इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही बनता है कि अध्यक्ष कौन होता है, तो ग्राम यानी कि ग्राम प्रधान, ठीक है, और सचिव प्रधानाध्यापक या वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक या वरिष्ठतम अध्यापक और अभिभावक कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिसमें से 1 महिला का होना जरूरी है। उम्मीद करती हूँ कि जितना मैंने समझाया ये आपको पूरा याद हो चुका होगा। तो ग्राम शिक्षा समिति किसे कहते हैं अगर आ जाएगा तो आप लिख लेंगे आसानी से और ग्राम शिक्षा समिति के उद्देश्य भी आप लिख लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विलेज एजुकेशन कमेटी अगर आएगा तो आप लिख लेंगे। अब इसके बाद ग्राम शिक्षा समिति के कार्य कौन-कौन से हैं, यानी कि विलेज एजुकेशन कमेटी के कौन-कौन से फंक्शंस हैं, अब इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पंचायत क्षेत्र से बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन करना। तो पंचायत क्षेत्र एक ग्राम सभा में आप देखोगे अगर वह बड़ी ग्राम सभा है तो कम से कम 2 से 3 आपको बेसिक स्कूल मिल जाएंगे उसमें। तो यह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना। तो बेसिक स्कूलों में जो भी बेसिक जरूरतें हैं अगर उनमें कोई कमी है तो इसके लिए जिला पंचायत को हम सुझाव भी दे सकते हैं। यह कौन दे सकता है, ग्राम शिक्षा समिति। बेसिक स्कूलों के विकास, प्रचार एवं सुधार के लिए योजनाएं बनाना। तो जो ग्राम शिक्षा समिति है ये समय समय पर योजनाएं बनाती है कि किस तरीके से बच्चों की शिक्षा में हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो मुख्यतः जो ग्राम शिक्षा समिति होती है इसका पूरा फोकस होता है विद्यालय के उपकरणों, विद्यालय की साज सज्जा और विद्यालय की शिक्षा पर। तो ग्राम शिक्षा समिति आप लोग के एग्जाम के लिए तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। ग्राम शिक्षा समिति विलेज एजुकेशन कमेटी, VEC दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्वेश्चन इससे आता है, इसीलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ। तो ये हो गया ग्राम शिक्षा समिति। ग्राम शिक्षा समिति के उद्देश्य क्या होते हैं, ग्राम शिक्षा समिति के कार्य क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों वीडियो के आने से पहले आप लोग अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दिया करें। अगर आप वीडियो को शेयर किए रहेंगे तो अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचेंगे और अधिक से अधिक हमारे DLED के भाई बहन हमसे जुड़ करके अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।